पुत्र दुर्योधन, क्या हुआ पुत्र? इतने सहमे सहमे से क्यों खड़े हो? मामा श्री, इस अभिमानी द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। जी हां दोस्तों, यही वो 4 शब्द थे जिसकी वजह से महाभारत छिड़ गया। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू हो चुकी है और पेन कॉपी उठा लीजिए, चीजों को साथ में नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम आपका एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्राचीन भारत। इसमें हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं आपकी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। मैंने सब चीजें हिंदी इंग्लिश में यहां मेंशन की है। और जो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके एक बार उन वीडियोस को देखिए। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपकी 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक चली। और उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन जो हम आज पढ़ेंगे, ये आपकी 1500 बीसी से लेके आपकी 600 बीसी तक चलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गई? और इन 250 सालों में क्या हुआ? देखिए, इन 250 सालों में क्या हुआ, इस चीज के हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो इस बारे में कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है। उसके बाद जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका अंत कैसे हुआ? अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, इसका भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि सिंधु नदी जो थी, उसमें बाढ़ आने की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई। या कुछ लोगों का मानना यह है कि आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसमें हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि आर्यंस जब भारत आए तो इन लोगों से युद्ध किया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इन लोगों से युद्ध किया, इनको हराया, और जिसकी वजह से ये सब यहां से चले गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे वैदिक सभ्यता, ये जो है सभ्यता आपकी चलेगी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वैदिक का मतलब क्या है? तो वैदिक का मतलब होता है ज्ञान, मतलब नॉलेज। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है। उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक 1500 से लेके 1000 बीसी तक और एक 1000 से लेके 600 बीसी तक। जो आपकी 1500 से 1000 रहेगी, इसको बोलेंगे ऋग वैदिक पीरियड, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऋग वैदिक काल। और जो 1000 से 600 बीसी तक रहेगा, इसको बोलेंगे हम लेटर वैदिक पीरियड, या हिंदी में बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। आखिर इनको बांटने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों बांटी गई ये चीजें? देखिए, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि जब ये आर्यंस भारत में आए, तो ये सबसे पहले आपका अफगानिस्तान और पंजाब की साइड इधर आके बसे। उसके बाद धीरे धीरे ये भारत में फैलने लगे। ये आपका बिहार तक और आपका नॉर्थ की साइड में फैलने लगे। तो जिसकी वजह से जब ये भारत में फैलने लगे, उसी को बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, या फिर हिंदी में बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा कि 1500 बीसी में आर्यंस आए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हमें आर्यंस के बारे में पढ़ना है, तो आर्यंस ही आए इसमें। उसके बाद देखिए, ये कहां से आए, अलग अलग लोगों का इस बारे में अलग अलग मानना है। आपका मैक्स मुलर का ये कहना है, ये आदमी थे, इनका ये कहना है कि मध्य एशिया से आए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का यह कहना है कि यह नॉर्थ पोल से आए, जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से आए। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का यह कहना है कि यह तिब्बत से आए। तो ये 3 अलग अलग विद्वान थे, इन तीनों का अलग अलग इस बारे में टिप्पणी रही, अलग अलग इन्होंने अपने विचार रखे। तो ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। मैक्स मुलर का तो काफी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं कि पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ये सबसे पहले बसे। उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, ग्रामीण सभ्यता शुरू की, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो आर्यंस आए, इन्होंने ग्रामीण सभ्यता शुरू की। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो शहरी सभ्यता थी, वो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। और ये हमारी ग्रामीण सभ्यता है। इसका मतलब एक तरीके से सिस्टम उल्टा चल रहा है, शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं लोग। कृषि एवं पशुपालन, इनका मेन जो कार्य था वो कृषि और पशुपालन था। मतलब खेती करते थे ये और पशुओं को पालते थे।
उसके बाद ये किस भगवान की पूजा करते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो आर्यंस है ये इंद्र देव की पूजा करते थे। उसके बाद संस्कृत, इनकी जो मेन भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है घोड़ा, मतलब जो इनका प्रिय पशु था वो घोड़ा था, हॉर्स था। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने जो धातु को खोजी गई धातु लोहा थी, जिसको अयस्क भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए मैंने यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिख रखी है ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने और मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोवाइड कर सकूं। आप इन बातों को अपनी भाषा में भी लिख लीजिए। तो ये आप उतारिए वैदिक सिविलाइजेशन, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। आज हम वेदों के बारे में भी पढ़ेंगे, महाभारत भी पढ़ेंगे, उपनिषद देखेंगे और रामायण भी पढ़ेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। वेद का मतलब क्या है? आपका नॉलेज, मतलब ज्ञान। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह सबसे प्राचीन वेद भी है, सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। अगला पॉइंट इसमें बनता है, इसमें 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे पुराने जो मंडल है इसमें 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराने मंडल हैं, और सबसे नवीन मंडल है आपका 10वां। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि नवीन मंडल आपका 10th है, 10वां है। उसके बाद तीसरा मंडल, जो 3rd मंडल है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसमें मेंशन है? वो आपका तीसरे मंडल में मेंशन है। और जो गायत्री मंत्र है ये किस भगवान को या किसको समर्पित है? ये आपका सवित्र देव को ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि 10वां जो मंडल है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंग्लिश भी इनकी सेम है, ऐसे ही इंग्लिश भी होगी, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट बनता है कि सबसे पवित्र नदी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एसएससी 2020 सीजीएल में भी पूछा गया कि जो आपका ऋग्वेद है इसकी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है आपकी सरस्वती। सरस्वती, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद गंगा, ये यहां पे कितनी बार इन चीजों के वर्णन हुए हैं ये भी कई बार पूछे जाते हैं, टेट में भी कई बार पूछे गए हैं। तो जो गंगा है इसका वर्णन 1 बार हुआ है, और आपका यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है, रुद्र का वर्णन भी 3 बार हुआ है, और ये जो रुद्र है ये भगवान शिव से रिलेटेड है। उसके बाद इंडस, जो सिंधु नदी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, इसका जो वर्णन है वो अधिकतम मैक्सिमम बार हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट है किससे रिलेटेड? आपके ऋग्वेद से रिलेटेड। इनका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बाकी के बचे हुए के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सामवेद। देखिए सामवेद से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये संगीत से संबंधित है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो संगीत का जनक और 7 सुरों का उल्लेख किस वेद में बताया गया है? तो वो है आपका सामवेद, संगीत, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है कि सूर्य देव की भक्ति से संबंधित मंत्र हैं। जो आपका सामवेद है, इसी वेद में जो सूर्य देव हैं उनके जो मंत्र हैं, उनकी भक्ति है, वो उनका उल्लेख इसी वेद में किया गया है। अगला है आपका यजुर्वेद। देखिए सबसे बड़ा तो है आपका जो पुराना ओल्डेस्ट ऋग्वेद, बाकी तो ये छोटे छोटे से, इनमें से 2-2, 4-4 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और धार्मिक क्रियाएं जो आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने का नियम क्या है, धार्मिक क्रियाएं मतलब कैसे कैसे चीजों को करना है, तो ये सब उल्लेख किसमें दिया गया है? ये आपका यजुर्वेद में दिया गया है। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो गद और पद किस में है? वो है आपका यजुर्वेद। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज और वर्स। क्या होते हैं? गद जो हम पढ़ रहे हैं, जो किताबें हैं, ये होती हैं गद, और जो पद होते हैं ये आपके दोहे टाइप के जो होते हैं वे होते हैं पद। तो इनमें ये अंतर होता है। अगला बात करें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको याद रखिएगा। इसमें काला जादू का वर्णन है। ये जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं,
भूत वगैरह की, ये सारी की सारी का इन चीजों का वर्णन किस में दिया गया है? आपका अथर्ववेद में दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये सबसे नवीन वेद है, ये सबसे नवीन वेद है, सबसे नया वेद है। तो ये थे आपके वेदों के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बातों को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है आपका उपनिषद। देखिए ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसकी संख्या 108 है। आपके लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगला है इसका मतलब क्या होता है? विद्या। उपनिषद जो है ये आपका विद्या से संबंधित है। और विद्या का मतलब यहां पे क्या है कि गुरु से अकेले में ली गई शिक्षा, गुरु के पास अकेले में बैठ के, उनके पास बैठ के ली गई शिक्षा ही क्या कहलाती है? आपकी उपनिषद की कैटेगरी में आती है। उसके बाद इसको वेदांत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत किसको कहा जाता है? तो वेदांत आपका उपनिषद को कहा जाता है। उसके बाद दो एपिक हैं हमारे, जिसको हिंदी में, एपिक को हिंदी में बोलते हैं आपका महाकाव्य। महाकाव्य हमारे दो हैं, एक है हमारा रामायण और दूसरा है हमारा महाभारत। तो चलिए भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेके शुरू करते हैं। तो रामायण जो है किसने लिखी? रामायण वाल्मीकि ने लिखी। उसके बाद इसका अदर नेम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम जो है इसका आदि काव्य। आदि काव्य भी जो है आपका रामायण को ही बोलते हैं। उसके बाद ओल्डेस्ट एपिक महाकाव्य है, मतलब ये सबसे पुराना एपिक है। हिंदी में बोले तो सबसे पुराना महाकाव्य है। कौन सा? आपका रामायण। उसके बाद इट कंटेन 24,000, मतलब 24,000 श्लोक्स हैं इसमें। और ओरिजिनल कितने हैं? 6,000। ओरिजिनल ध्यान रखिएगा 6,000 है। उसके बाद जो ये रामायण है इसमें 7 कांड हैं। ये कांड जो है मैंने लाइन से लिखे हुए हैं, मतलब सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। ये सीक्वेंस से भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहला है आपका बालकांड। बालकांड में जो बालकांड है ये सबसे बड़ा कांड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद जो है आपका अरण्य कांड, उसके बाद आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। उसके बाद है आपका सुंदर कांड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टीचिंग लाइन में भी पूछा जाता है और नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो सुंदर कांड है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो भगवान जो है हनुमान जी का वर्णन किसमें किया गया है? सुंदर कांड में किया है। उसके बाद लंका, लंका कांड को ही हम युद्ध कांड भी कहते हैं। उसके बाद है आपका उत्तरकांड, सबसे लास्ट का। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं महाभारत के बारे में। पुत्र दुर्योधन, क्या हुआ पुत्र? इतने सहमे सहमे से क्यों खड़े हो? मामा श्री, इस अभिमानी द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। जी हां दोस्तों, यही वो 4 शब्द थे जिसकी वजह से महाभारत छिड़ गया। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अब महाभारत के बारे में भी। महाभारत लिखा किसने? तो ये लिखा आपका वेद व्यास ने। तो ध्यान रखिएगा कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा। उसके बाद इसका ये जो है लार्जेस्ट एपिक है, मतलब हिंदी में बोले तो महाकाव्य, पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एपिक है। उसके बाद इसका अदर नेम है जय संहिता। तो जय संहिता हिंदी में मैंने यहां लिखा हुआ है, तो जय संहिता इसका अदर नेम है, मतलब इसको जय संहिता भी कहा जाता है। प्रेजेंट में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और ओरिजिनल कितने हैं इसमें? ओरिजिनल है 8,800। उसके बाद देखिए इसमें पदों की जो संख्या है वो कितनी है? आपकी 2 लाख। 2 लाख इसमें पदों की संख्या है। तो ये था हमारा महाभारत, रामायण, और हमने वेदों के बारे में भी जाना। तो अगला पॉइंट रहेगा आपका, अगला जो लेक्चर रहेगा वहां हम शुरू करेंगे आपका हिस्टोरिक पीरियड, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। यह काल रहेगा आपका 600 BC से लेके 712 AD तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब करो, एक आधा लाइक वगैरह भी कर दिया करो और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करो हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।